बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक पाठ निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के हम स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको एक ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज
मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के सत्र में मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। पाठ 4 भारतीय कलाओं का इतिहास। आज अपने इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कला के बारे में। कला किसे कहते हैं 4.1 और भारत की दृश्य कला परंपरा या दृक कला परंपरा 4.2 के अंतर्गत। यहां पर आपको एक मानव मस्तिष्क दिखाई दे रहा है और इस मानव मस्तिष्क में असंख्य रोशनियां निकल रही हैं, अनगिनत। ये रोशनियां क्या है? ये विचार हैं, मानव मस्तिष्क में आने वाले अद्भुत विचार। अनेक कल्पनाएं मानव मस्तिष्क और वही कल्पनाएं भविष्य में चलकर किसी न किसी आविष्कार का रूप लेती हैं। तो ये मानव जो मस्तिष्क है वो कल्पनाशील होता है, संवेदनशील होता है, अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति अपने भावनात्मकता उसके अंदर होती है, और सबसे बड़ी बात मानव मस्तिष्क कौशल प्राप्त करने में कुशल होता है। यदि मानव मस्तिष्क ने कुछ विचार कर लिया अपनी कल्पनाशीलता के माध्यम से, अपनी संवेदनशीलता के माध्यम से उसने कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उसमें वह कौशल भी प्राप्त कर लेता है। ये जब इन चारों चीजों का संगम होता है, यानी कल्पना का, संवेदना और भावना का संगम होता है, और इस संगम को महारत हासिल होती है कौशल से। तो जब ये चारों चीजें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो वह कला का रूप धारण कर लेती हैं, वह कला बन जाती है। क्योंकि हमारे मन में प्रश्न उठता है ना कि कला आखिर क्या है? व्हाट इज आर्ट? कला क्या है? तो कला यही है, किसी भी काम को हम कर लेते हैं, लकड़ी घिसना, लकड़ी पे रंदा मारना, या पत्थरों को छेनी से उसमें नक्काशी करना। हम जब उसको बार बार किसी काम को करते हैं तो हम उसमें बहुत सारे आइडियाज सोचते हैं, कुछ उसमें अपनी फीलिंग्स हम जोड़ते हैं, अपने कुछ हमारे विचार उसमें जुड़ते हैं। तो उसके बाद जब एक कलाकृति बनकर सामने आती है तो वो अद्भुत सौंदर्य का नमूना होती है। चाहे वो सिलाई के काम में हो, चाहे वो मिट्टी के काम में हो, चाहे बागबानी का काम हो, पौधे उगाने का काम है, खेती का काम हो, कपड़े सिलने का काम हो, है ना, कपड़े कटिंग का काम हो, या घरों में काम हो, किचन में काम करना हो, खाना बनाना हो, पढ़ाई लिखाई करना हो, पावर पॉइंट पीपीटी बनानी हो, ये सारे काम जब हम लगातार करते हैं और उनमें कुछ ना कुछ हम उसमें निखार लाते जाते हैं तो वह कला का रूप धारण कर लेता है। तो इनफैक्ट यदि हम देखें तो कला जो है वो इन सभी चीजों का मिश्रण है, कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, भावनात्मकता और कौशल। तो आओ देखें कला क्या है। तो कला शारीरिक कौशल, अनेक प्रकार के शारीरिक कौशल, चाहे वो कोई संगीत का वाद्य बजाना हो, चाहे गीत गाना हो, चाहे कुछ खेलना है, चाहे ड्राइंग करना है, चित्रकला बनाना है, यानी किसी भी तरह का शारीरिक कौशल, और इसके साथ साथ मानसिक कौशल, यानी आप लेखन का काम करते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, ये सब मानसिक, उसमें कहीं ना कहीं आपकी संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता उसमें जुड़ती है। तो ये सब सारी चीजें इकट्ठा एक साथ जुड़ जाती हैं, तब ये कला का रूप धारण कर लेती हैं। जैसा मैं बार बार कह रही हूं कि कला जो है एक तरह से शारीरिक और मानसिक कौशल का मिश्रण है। स्वयं को जो अनुभव मिलते हैं उसके द्वारा हमें जो ज्ञान मिलता है, हम जब कोई काम करते हैं तो हमें काम का अनुभव मिलता है और उसके द्वारा हमें कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित होता है, हमारा कुछ ना कुछ हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो ये जो चीजें हैं बार बार करने से उनमें निखार आता है और अंततः यह कला बन जाती है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिनमें कौशल अपेक्षित हो
उन सारी क्रियाओं को कला कहते हैं। क्योंकि किसी भी कला को, चाहे वो संगीत की कला हो, नृत्य कला हो, गायन कला हो, वाद्य कला हो, अभिनय करने की कला हो, रसोई में खाना बनाने की कला है, इनमें जब कुछ कौशल जुड़ जाता है, उस कौशल को करने के बार बार उस काम को करते हैं और उस काम को करते करते सहज वृत्ति से जब वो काम हम करें और उससे एक सौंदर्यपूर्ण कृति का निर्माण होता है, एक सुंदर रचना का निर्माण होता है, तो वो कला बन जाता है। सबसे सामान्य एग्जाम्पल जो हम ले सकते हैं कि हम रसोई घर में खाना बनाना, हर एक को लगता है कि खाना बनाने में क्या मुश्किल है, दाल चावल बनाया, आटा सान लिया, रोटी बना दिया, भाजी बना दिया। लेकिन हम जब आज बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं तो हमको लगता है ना कि भाई ये होटल में वही दाल फ्राइड और राइस है, तो किसी होटल में वो 60 रुपए में मिल जाती है वही थाली, और किसी होटल में 100 रुपए में, और किसी होटल में 800 रुपए में, कहीं पे 1000-2000 की भी मिलती है। तो क्यों? क्योंकि उसको बनाने का एक तरीका, उसको परसने का एक, खाना परोसने का एक तरीका, उसको एक उसकी सजावट करना, यानी जैसे दाल फ्राई बनाई हमने और उसके ऊपर हमने हरे रंग की हरी धनिया की पत्तियां हमने उसको सजा दी उसके ऊपर, तो उसका एक सौंदर्य बढ़ जाता है। दाल वही है, हमारे काम करने का तरीका भी वही है, लेकिन परोसने का एक तरीका, प्रेजेंटेशन, तो ये कला है। तो इस तरह से जब हमारा कौशल हमेशा काम करता है और उससे एक सौंदर्यपूर्ण रचना होती है, तो उसकी गिनती कला में होने लगती है। तो कला एक प्रकार का कृत्रिम निर्माण है, शारीरिक और मानसिक कौशलों का प्रयोग होता है। इस तरह से हम देखें तो कला और विज्ञान में भी अंतर माना जाता है। विज्ञान में क्या होता है, ज्ञान का प्राधान्य है, विज्ञान में ज्ञान को प्रधानता दी जाती है, नॉलेज, आपके पास आप क्या जानते हो, और कला में कौशल को प्रधानता दी जाती है। हम पढ़ना जानते हैं, हम बोलना जानते हैं, हम लिखना जानते हैं, ये एक आपका ज्ञान है। लेकिन अब जब बार बार आप लिखते हो तो आपकी लिखावट बहुत सुंदर बनती है, हर दो अक्षरों के बीच में समान अंतर होता है, अक्षरों की ऊंचाई समान होती है, अक्षरों की गोलाई समान होती है, तो वो अक्षर बहुत सुंदर लगते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो वो उसका कौशल होता है। तो वो क्यों वो कौशल उसने प्राप्त किया? क्योंकि वो बार बार लिखने का अभ्यास कर रहा है। तो हम जब प्राप्त जो हमारे पास ज्ञान है उसका बारंबार अभ्यास करते हैं, तब वो कला में रूपांतरित होता है। तो यदि हम उसे अच्छी ढंग से परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि कौशल पूर्ण मानवीय कार्य को कला की संज्ञा दी जाती है, और कौशल विहीन या बेढप ढंग से किए गए कार्यों को कला में स्थान नहीं दिया जाता। तो कला में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी कार्य कुशलता। घर को सजाना भी एक कला है, छोटा सा ही घर हो लेकिन उसकी सजावट हम इस तरह से करते हैं कि वो घर हमें सुंदर दिखाई देने लगता है। हम हर एक सामान अपने जगह पे व्यवस्थित ढंग से रखा है। कपाट में हम कपड़े रखते हैं, कपड़े कई बार ऐसे हमने तार से उतारे, कपड़े सूख गए और हमने उसको ऐसे ही कपाट में ठूस दिया, तो वो कला नहीं है। लेकिन हम कपड़ों को ढंग से तय करते हैं, इस तरह ढंग से हम कपड़े तय करें कि कपड़ों को प्रेस करने की जरूरत ना पड़े। कपड़ा सुखाते समय हम जब कपड़े डालते हैं सूखने के लिए तो उसको झटक के इस तरह से डालते हैं कि कपड़ों में सिलवटें नहीं होती। फिर उन कपड़ों को उतार के हम अच्छे ढंग से तह करते हैं और उसको अच्छी तरह से हम कपाट में एक के ऊपर एक रखते हैं। तो कपाट खोलने पर हमारा कपाट बहुत सुंदर दिखाई देता है, हमारे कपड़े भी अच्छे रहते हैं। तो ये कला है। जिस किसी कार्य में कला नहीं, कुशलता नहीं है, उसे हम कला नहीं कहते। अब हम देखेंगे कला के प्रकार। कला के दो प्रकार हैं, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। विजुअल आर्ट मतलब दृश्य कला या दृक कला, जिसे हम देख सकते हैं, और दूसरा है ललित कला, परफॉर्मिंग आर्ट, जिन्हें प्रस्तुत किया जाता है। तो हम देखते हैं विजुअल आर्ट, जैसे चित्रकला, इसे हम देख सकते हैं। शिल्पकला, इसे हम देख सकते हैं, जो हम आंखों से देख सके वो विजुअल आर्ट से या दृश्य कला। और ललित कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट, जिसे जब तक प्रस्तुत न किया तब तक आप उसे नहीं देख सकते। नृत्य, जब कोई आपके सामने नृत्य प्रस्तुत करेगा तब आप नृत्य देख सकते हो। डांस हम कब देख सकते हैं? जब कोई डांस करेगा तब आप देख सकते हो ना। गाना, जब कोई गाना गाएगा तब आप सुन सकते हो, बिना गाना गाए पढ़ सकते हो।
तो जब ये जो भी आर्ट कला जो है प्रस्तुत की जाती है तो उसे परफॉर्मिंग आर्ट या ललित कला कहते हैं। तो चलो जानते हैं दृश्य कला के बारे में कुछ बातें। दृश्य कलाओं का उद्गम प्रागैतिहासिक कालखंड में ही हुआ। इसे दर्शाने वाले अनेक कलाओं के नमूने अश्मयुगीन गुफाओं में मिले हैं। हम लोग कक्षा 5वीं से अपने किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कौन सी आदि मानव की कलाएं, है ना। अश्मयुगीन काल में जो जहां पे वो लोग रहते थे आदि मानव गुफाओं में, और गुफाओं पे उन्होंने इस तरह के उनके चित्र मिले हैं। पूरी दुनिया भर में इस तरह के गुफा चित्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन दृश्य कलाओं का जो उद्गम है, शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इनकी शुरुआत आदि मानव के काल में ही हो गई है। प्रागैतिहासिक कालखंड, प्रागैतिहासिक कालखंड का मतलब होता है वह कालखंड जिसके बारे में कोई हमें लिखित वस्तु नहीं मिलती, उस काल की लिपिबद्ध कोई वस्तु नहीं मिलती। तो वह काल जो है प्रागैतिहासिक काल है, आदि मानव का काल। तो ये सारी गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं ये हमें मिले हैं पूरी दुनिया भर में। ललित कला और आंगिक कला। ललित कला को आंगिक कला भी कहा जाता है। आंगिक कला, जैसे ये शब्द में ही यदि हम ध्यान देंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, अंग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली, अंग चेष्टा या संकेत द्वारा अभिव्यक्त होने वाला। आंगिक मतलब क्या होता है, अपने शारीरिक जो अंग हैं, आंखों से, हाथों से, पैरों से, कमर से हम जो संकेत देते हैं या जो हम क्रियाकलाप करते हैं और उसे अभिव्यक्त करते हैं, वो आंगिक कहलाता है। या और सरल शब्द में कहें तो अंग संचालन द्वारा अभिव्यक्त होने वाला, वो आंगिक कहलाता है। तो आंगिक कला मतलब क्या, जो अपने शारीरिक अंगों के संचालन की जाए। जैसे अब हम नृत्य कला देख रहे हैं, अब इसमें देखो पैरों के पोस्चर हैं, हाथों के पोस्चर हैं, आंखों के पोस्चर इसमें होते हैं, है ना। तो इन सब ये जो अंगों से संचालित होती है, तो नृत्य कला जैसे है, यह ललित कला के अंतर्गत आती है, अंगों द्वारा जिसका संचालन हो। कला की दो परंपराएं। हम जब कला के क्षेत्र की बात करते हैं तो हमने कला के प्रकार अभी देखे, दृश्य कला और ललित कला। अब कला की परंपराओं के बारे में हम बात करते हैं। क्या है कला की परंपराएं? तो कला की परंपरा में हम देखें तो लोक कला परंपरा यानी फोक आर्ट्स सिस्टम एंड अभिजात कला क्लासिकल आर्ट्स, ये दो परंपराएं हमें मिलती हैं, लोक कला और अभिजात कला। अब लोक कला और अभिजात कला में क्या अंतर है? लोक कला जो है वो अश्मयुगीन कालखंड से चली आ रही है। ये इसमें दैनिक जीवन की अभिव्यक्ति होती है और स्फूर्त अभिव्यक्ति होती है, सहज अभिव्यक्ति होती है। इसमें जो लोग भाग लेते हैं इस कला को प्रस्तुत करने में, वो बहुत स्वतः प्रेरणा से इसमें भाग लेके काम करते हैं। तो इन शॉर्ट यदि हम कहें तो लोक कला जो है ये पुराने समय से, अश्मयुगीन कालखंड से ही आज तक चली आ रही परंपरा है, और इसकी अभिव्यक्ति लोगों के प्रतिदिन जीवन का अंग होती है। और इसके लिए जब हम प्रतिदिन के जीवन के कार्यों को अभिव्यक्त कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होता है कि इसकी अभिव्यक्ति बहुत स्फूर्तदायक होती है, हर व्यक्ति तुरंत इसमें जुड़ जाता है। तो लोक कला का निर्माण समूह के लोगों के प्रत्यक्ष सहभाग द्वारा होता है, सामूहिक होता है। जैसे अब यहां पर हम देख रहे हैं, समूह में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अपने इजहार कर रहे हैं, अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह से लोग इकट्ठा होकर जब प्रत्यक्ष सहभाग द्वारा नृत्य, गायन, अभिनय जो प्रस्तुत होता है, तो ये लोक कला के अंतर्गत आता है। हमारे देश में लोक कलाओं की बहुत बड़ी परंपरा है। हमारा देश बहुभाषी, बहुसंस्कृति वाला, बहुधर्मी, बहुसामुदायिक, बहुत सारे चीजें हमारे देश में है। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता। तो हर राज्य का
हर प्रांत के हमें कोई ना कोई नृत्य शैली, गायन शैली, है ना, इस तरह से मिल जाएगी। तो ये हमारे लोगों के सहयोग से ही संभव होती है। अभिजात कला के बारे में हम बात करते हैं। अभिजात कला जो है ये नियमों की चौखट में बद्ध होती है। लोक कला में है कोई नियम नहीं, आप जैसे में डांस कर लो। आप ग्रुप में इकट्ठा हो गए, आपने बहुत खुश हो गए, आप जैसे भी आपने अपने कदम आपके थिरक उठे, वो आपका नृत्य हो गया। लेकिन अभिजात कला जो होती है ये नियमों की चौखट में होती है, यानी इसकी प्रस्तुति के लिए बहुत सारे नियम होते हैं और इसे सीखने के लिए दीर्घकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसे सीखना पड़ता है, इसके लंबे लंबे कोर्स होते हैं, बड़े बड़े लंबे समय तक के इसके कोर्सेज होते हैं। हमें अपने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन होता है। हमें जाकर किसी गुरु के अंदर शिष्यत्व ग्रहण करना होता है और फिर इस तरह की कलाएं सीखी जाती हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये शास्त्रीय नृत्य हम जिसे कह सकते हैं, क्लासिकल डांस। अब ये सब हम एक दिन में नहीं सीख सकते, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे कथक हो, चाहे कथकली हो, ओडिसी नृत्य हो, मणिपुरी नृत्य हो, मोहिनी अट्टम, बहुत सारे नृत्य के प्रकार हैं और यदि इन्हें सीखने के लिए एक लंबा समय हमें देना पड़ता है। कम से कम 7 वर्षों का समय लगता है। और अब तो बड़े बड़े शहरों में ऐसे कई कॉलेजेस भी हैं जो इस तरह के कलाओं का प्रशिक्षण देते हैं। मुंबई में यदि हम बात करें तो मुंबई में सांता क्रूज के पास नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कला यूनिवर्सिटी है। यहाँ से कला की शिक्षा प्राप्त की जाती है 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो और इस तरह की कलाओं को आत्मसात कर सकते हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि कला के प्रकार अभी हमने देखे। कौन कौन सी कला के प्रकार हमने देखे? पहला हमने देखा दृश्य कला या दृक कला, विजुअल आर्ट्स, और दूसरी हमने देखी ललित कला यानी परफॉर्मिंग आर्ट। तो विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट या दृश्य कला, ललित कला। इसके अलावा हमने क्या देखा अभी तक? कला की 2 परंपराएं। कौन कौन सी परंपराएं हमने देखी? हमने परंपरा देखी फोक आर्ट की यानी लोक कला, और दूसरी परंपरा हमने जानी अभिजात कला या क्लासिकल आर्ट। कला शैली। अब हम जब कला की बात करते हैं तो उसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जुड़ा हुआ है, शैली। ये कला शैली क्या होती है? शैली मतलब होता है एक तरह से स्टाइल, हमारा ये अपना स्टाइल है। तो प्रत्येक कलाकार की अभिव्यक्ति की एक अपनी स्वतंत्र पद्धति होती है, स्वतंत्र, और उसी पद्धति को हम शैली कहते हैं। और जब कोई पद्धति परंपरा का स्वरूप धारण कर लेती है तब वह पद्धति विशिष्ट कला शैली के रूप में अपनी पहचान बना लेती है, तो उसे हम कहते हैं कला शैली। कोई काम हमने शुरू किया, किसी स्टाइल से शुरू किया और बाद में वो उसी स्टाइल में वो काम पीढ़ी दर पीढ़ी होने लगता है, तो वो परंपरा बन जाती है कि भाई ये काम करना है तो ये इसी स्टाइल से होगा। तो बाद में उसको कालांतर में हम इसे क्या कहते हैं कि भाई इस काम की पहचान है कि ये भाई ये काम होना है। तो यदि लावनी डांस है तो लावनी डांस में यही स्टेप होने वाले हैं। यदि भरतनाट्यम है तो इसमें ये स्टेप होंगे उसमें। यदि भांगड़ा डांस है तो भांगड़ा में वो वही स्टाइल होगी उसकी। तो वो एक लंबे समय से वो उसी तरह के स्टेप्स उस डांस में हो रहे हैं। तो अपने आप जैसे हम वो स्टेप देखते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी ड्रेस में हो, लेकिन यदि एक विशेष ढंग से उसने अपने पैरों को थिरकन दी है तो हम तुरंत वो डांस की स्टाइल पहचान लेते हैं कि ये गरबा की स्टाइल है, ये भांगड़ा की स्टाइल है, या ये कोली डांस है, या और कौन से डांस का प्रकार है। तो इस तरह की जो पद्धति होती है, विशिष्ट पद्धति, वो कला शैली कहलाती है। प्रत्येक संस्कृति में भिन्न भिन्न कालखंड और प्रदेशों से संबंधित विशिष्ट प्रकार की कला शैलियां विकसित होती हैं। हर संस्कृति की अपनी अपनी एक शैली होती है, क्योंकि हर संस्कृति अलग अलग प्रदेशों से जुड़ी होती है और संस्कृति जो है वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर, वहाँ के उस पर निर्भर करती है। बहुत बार मैंने चर्चा की है इस बात के बारे में कि जैसे
पंजाब का इलाका जो है वो पूरा मैदानी प्रदेश है। वहां पे जो खेती होती है, वहां पे गेहूं होता है, वहां मक्का होता है, वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है। तो वहां पर मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, हम लोग बोलते हैं ना मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। तो मक्का वहां बहुत होता है, तो मक्के का आटा वहां के जन जीवन में बसा हुआ है। तो वहां मक्के की रोटी बनती है, मक्के की टिकिया बनती है, पेटिस जिसे हम कहते हैं, और मक्के की बहुत सारे आइटम वहां बनते हैं। और सरसों की खेती भी बहुत सारी होती है वहां पे, तो सरसों का साग बनता है वहां पर। तो वहां की संस्कृति, तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तुरंत हमारे दिमाग में आता है, ये तो पंजाबी खाना है। क्यों भाई ये पंजाबी खाना है, महाराष्ट्रियन खाना नहीं है? क्योंकि महाराष्ट्र में सरसों की खेती उतनी नहीं होती है, तो यहाँ पर इसलिए सरसों का साग नहीं बनता है या बहुत कम बनता है। तो जहां पर ये जिस चीज की खेती है, तो खेती किस आधार पर निर्भर करती है? आपकी भौगोलिक स्थिति पर, आपकी जलवायु पर। तो इस तरह से खान पान ये संस्कृति का हिस्सा है। हमारा मनोरंजन, नृत्य शैली, ये भी संस्कृति का हिस्सा है। अब पंजाब की जमीन है, समतल जमीन है, मैदानी प्रदेश है, तो भांगड़ा डांस वहां पर होता है, भांगड़ा नृत्य होता है। अब भांगड़ा नृत्य में आप सभी ने देखा होगा कि कितने लंबे लंबे स्टेप्स होते हैं, बहुत दूर दूर तक लोग कूदते हैं उसमें, है ना, जंप लेते हैं ना। जब जेंट्स आपने देखा होगा भांगड़ा करते हैं तो कैसे उनमें लंबे स्टेप्स होते हैं उसके। इसी तरह से हम जब गरबा का नृत्य करते हैं तो उसमें भी काफी दूर दूर तक स्टेप लिए जाते हैं। लेकिन हम जब किसी पहाड़ी डांस को हम देखते हैं, तो पहाड़ी नृत्य में आपको ऐसे बड़े बड़े कूदने वाले या लंबे लंबे डग वाले स्टेप नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है, पहाड़ी इलाका है, तो समतल जमीन कम मिलेगी वहां पर। और वहां पर यदि कोई आदमी गरबा के जैसे लंबा स्टेप लिया तो पहाड़ी खाई में गिर जाएगा। समतल जमीन ही कम है वहां पे, तो वहां लिमिटेड जमीन है, तो वहां के लोग मनोरंजन करते समय, नृत्य करते समय, उनके स्टेप्स छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, आगे आना, पीछे जाना, एक दूसरे को थाम कर चलना। पहाड़ी डांस में आपने हमेशा देखोगे कि सभी जितने भी लोग उसमें भाग लगते हैं, वो कमर से एक दूसरे को और अपने अपने हाथों से कमर से एक दूसरे को थामे रहते हैं, ताकि एक दूसरे को हम सहारा दे सके, आपस में जुड़े रहें। तो हर प्रदेश की संस्कृति जो है वो अलग अलग होती है हर कालखंड में, और धीरे धीरे वहां की जो विशिष्ट प्रकार की जो पद्धति है वो शैली के रूप में विकसित हो जाती है। और उन्हीं शैलियों के आधार पर उस संस्कृति की कला के इतिहास का अध्ययन भी किया जा सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये कला का इतिहास है ना, एक तरह से, कि पंजाब में ही भांगड़ा नृत्य क्यों विकसित हुआ, वो उत्तराखंड में क्यों नहीं विकसित हुआ, वो लद्दाख में क्यों नहीं विकसित हुआ? क्योंकि लद्दाख, उत्तराखंड, ये सब, हिमाचल प्रदेश, ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर समतल भूमि कम है, तो वहां के जो नृत्य है उनके स्टाइल अलग होंगे, वहां के गायन जो होंगे, वहां ज्यादा गला खोल के ऐसे पूरा आलाप लेके गाने वाले गीत वहां पे कम होंगे, क्योंकि ठंडा प्रदेश है, पहाड़ी इलाके हैं, मतलब ठंडक ज्यादा है, ऊंचाई पे स्थित इलाके हैं, तो ज्यादा ठंडक में लोग मुंह कम खोलेंगे, तो उनका जो स्वर होगा वो अलग निकलेगा। तो इस तरह से हम, ये इतिहास है ना, कला का इतिहास है, तो ये किस पे हमने, इस कला के इतिहास को हमने किस आधार पे अध्ययन किया इसका? वहां की संस्कृति के आधार पर। तो संस्कृति की कला के इतिहास का अध्ययन हम उस वहां की विशिष्ट कला शैली के आधार पर हम कर सकते हैं। मराठा चित्र शैली ईसवी सन की 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा चित्र शैली का विकास प्रारंभ हुआ। मराठा चित्र शैली पर राजपूत और यूरोपीय चित्र शैली का प्रभाव दिखाई देता है। बाड़ों के दर्शनीय भागों, दीवान खानों और मंदिरों के मंडपों तथा छतों पर मराठा शैली के भित्ति चित्र दिखाई देते हैं। मराठा चित्र शैली यानी मराठा लोग जिस स्टाइल में, जिस विशिष्ट पद्धति में चित्र बनाते थे, चित्रकला करते थे, वो कालांतर में वो हमेशा वैसे ही लोग करते रहे, तो अब उस शैली को हम क्या कहने लगे कि ये मराठा चित्र शैली है, यानी मराठा जो लोग हैं वो इस तरह के, इस पद्धति से चित्र बनाते हैं। अब क्या है मराठा चित्र शैली? तो मराठा चित्र शैली की विशेषताओं में हम देखते हैं कि बाह्य रेखा यानी आउटलाइन इस शैली की विशेषता है, यानी मराठा चित्र में जो शैली है उसमें बाह्य रेखा पर, आउटलाइन पर जोर दिया जाता है। मुख्य रूप से सफेद, लाल, नीला, हरा और पीला, इन मूल रंगों का प्रयोग किया जाता है।
दो रंगों के मेल से बने रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मराठा चित्र शैली में सिर्फ मूल रंग ही उपयोग में लाए जाते हैं। दो रंगों के मेल से बने हुए रंग नहीं बनाए उपयोग में नहीं लाए जाते। तो मूल रूप से इंद्रधनुष के 7 रंगों को ही रंगों का जनक माना जाता है। तो ये मूल रंग है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी। अब इनसे ही इन्हीं रंगों के मेल से बहुत सारे रंग बनते हैं। तो मराठा चित्र शैली में ये मूल रंगों का ही उपयोग होता है, सफेद, लाल, नीला, हरा और पीला। इसके अलावा अन्य रंगों का उपयोग इसमें नहीं किया जाता। अब हम ये देख रहे हैं मराठा चित्र शैली के कुछ चित्र। आप देख रहे हो कि इसमें जैसा भी ये घोड़े का चित्र हम देख रहे हैं, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ये अपने घोड़े पर सवार हैं। तो हम देख रहे हैं कि इनके चित्रों में आप देख रहे हो कि घोड़े की आउटलाइन जो है कितनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, यानी हमें एक तरह से पूरी आकृति, अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर भी हमें ये चित्र शैली दिखाई दे रही है। तो ये मराठा चित्र शैली के विशिष्ट कुछ चित्र हैं। मराठा चित्र शैली में बनाए हुए चित्र जो है वो रंगीन होते हैं। वे भित्ति चित्र और हस्तलिखित पांडुलिपियों में लघु चित्रों के स्वरूप में होते हैं। इन्हीं मराठा चित्र शैली वाले चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे पहले इनकी विशेषता की ये रंगीन होते हैं। फिर ये कहाँ मिलते हैं? भित्ति चित्र। भित्ति मतलब दीवारों पर बनाए गए हैं बहुत जगह पर, और अनेक जगहों पर हस्तलिखित यानी पांडुलिपियों में ये लघु चित्रों के स्वरूप में मिले हैं। महाराष्ट्र में वाई, सातारा के पास है ना, वाई स्थान है, मेणवली और सातारा जैसे स्थानों पर पुराने बाड़ों में मराठा चित्र शैली में निर्मित कुछ भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कला किसे कहते हैं, और अगले भाग में हम जानेंगे भारत की दृश्य कला परंपरा के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और लिंक में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको जरूर देखें और उनको भरें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको भी लिखें, उनका अभ्यास करें अगले वीडियो के आने तक। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।